हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 की चर्चा करेंगे, जो कि दिसंबर सेशन का एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 2025 में। उसके फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और ये 3 जनवरी 2025 के हुए पेपर हैं। कब को 3 जनवरी 2025 को सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो अभी का एकदम लेटेस्ट पेपर आज आपके सामने है। तो चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है डीआई के हैं, तो आप देख सकते हैं डीआई के क्वेश्चन। डीआई के क्वेश्चन की हम एक अलग से चर्चा करेंगे वीडियो में, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जतिन के स्मार्टफोन में सिम कार्ड लगा है लेकिन अमित के टैबलेट में सिम कार्ड नहीं है। अमित जतिन के स्मार्टफोन नेटवर्क कनेक्शन का उपयोग करके इंटरनेट एक्सेस करना चाहता है। टैबलेट डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है जीपीएस, नोटिफिकेशन, टेथरिंग और मैसेजिंग। तो यहाँ कॉमन सेंस का भी यूज़ करके आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि जीपीएस तो होगा नहीं, नोटिफिकेशन होगा नहीं और मैसेजिंग होगा नहीं। बचा क्या? तो ऑप्शन नंबर सी, टेथरिंग इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो वो क्वेश्चन है कि लिस्ट 1 में एक फ्रेज दिया हुआ है और लिस्ट 2 में जो है आईसीटी का टर्म दिया हुआ है, उसको बताना है। ऑप्शन ए में है एन एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल कंप्यूटर। कंप्यूटर एक हाई लेवल लैंग्वेज की बात यहाँ की जा रही है, प्रोग्रामिंग भाषा की। बी में है ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी दैट यू कैन रीड फ्रॉम बट नॉट राइट टू। सी है these computer are used by airline companies to handle the large volume of data such as टिकट रिजर्वेशन। ठीक, और 4 नंबर है यहाँ पे ए टाइप ऑफ नेटवर्क वेयर कंप्यूटर आर कनेक्टेड टुगेदर विद इन ए होम और ए कंपनी। तो देखिए यहाँ पे अगर एक ऑप्शन से आप पकड़ना चाहेंगे तो पहला ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है एन एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, तो आपको पता होना चाहिए कि एक मतलब हाई लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर का वह कौन सा होता है? जावा होता है। तो ऑप्शन ए कहाँ पे आ जाएगा? 3 में आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसी से हम ऑप्शन एलिमिनेट करके देख सकते हैं। यहाँ एक साथ एक नहीं आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए ऑप्शन ए का 3 क्या किए हम लोग? ऑप्शन ए का 3। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं। बचा क्या? ए और बी। तो इन दोनों में देख सकते हैं सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आप देखिए फिर यहाँ पकड़ने वाली चीज़ क्या है कि क्या कर रहा है बी। चलिए डी नंबर ही देख लेते हैं। ऑप्शन डी में ए टाइप ऑफ नेटवर्क वेयर कंप्यूटर आर कनेक्टेड टुगेदर विथ इन ए होम और ए कंपनी। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किससे कनेक्टेड होता है। ठीक है ना? तो एक किसी कंपनी से कनेक्टेड हो कंप्यूटर, या फिर एक घर से छोटा एरिया नेटवर्क हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, जो कि अगले स्लाइड पे है। तो ये इसका डी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैन हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू ये कनेक्टेड होता है कंप्यूटर, जैसे कि किसी घर में या किसी कंपनी में। तो ये लैन जो है ऑप्शन नंबर डी का किस में दिया हुआ है? तो चलिए देखते हैं। लैन जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, यानी डी का 2 हो जाएगा। ई का 3 और डी का 2 होगा। तब भी यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी क्लोज दे दिया है। एक और मिलाने की हम कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। फिर इसमें बी और सी को देखते हैं। तो आ जाइए सी को ही देख लेते हैं। सी में क्या दिया हुआ है? These computers are used by airline company to handle the large volume of data such as टिकट रिजर्वेशन। तो टिकट रिजर्वेशन के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन फ्रेम। ऑप्शन नंबर ए में जो मेन फ्रेम दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेन फ्रेम, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। चलिए इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग
भाषा एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो वो जावा का उदाहरण है। ठीक है, एक गौरवशाली मेमोरी जिसमें आप पढ़ तो सकते हैं लेकिन उसे लिख नहीं सकते, उसको रोम कहते हैं। एक कंप्यूटर एयरलाइन कंपनी द्वारा टिकट आरक्षण जैसे डेटाबेस, तो उसको क्या कहते हैं? मेन फ्रेम कहते हैं। एक इस प्रकार का नेटवर्क जिसमें घर या कंपनी के मीटर से साथ जुड़े थे उसको LAN लाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा गलत है वो बताना है। पहला ऑप्शन है ट्रूथ इज एन एट्रीब्यूट ऑफ प्रोपोजिशन, बी है वैलिडिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन आर्गूमेंट, सी है इनवैलिडिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन आर्गूमेंट, डी है फॉल्सिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन आर्गूमेंट। तो देखिए, सत्य जो है प्रस्ताव की एक विशेषता है, तो ये बिल्कुल सही है। और इसमें कौन सा गलत है वो बताना है। बी जो है वैधता तर्क की एक विशेषता, ये भी सही है। अमान्यता तर्क की एक विशेषता, ये भी है। लेकिन मिथ्य जो है वो तर्क की बात नहीं करता है, मिथ्या जो है तर्क में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पीपल एनवायरनमेंट टॉपिक यूनिट से कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में कितने मुख्य राष्ट्रीय मिशन हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा फ्रेंड, इसमें 8 राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में मुख्य रूप से 8 राष्ट्रीय मिशन हैं। अब कौन कौन है तो चलिए इसके देख लेते हैं सॉल्यूशन में। पहला जो है जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, जून राष्ट्रीय कार्य योजना भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसे 30 जून 2008 को शुरू किया गया था। इसके तहत 8 प्रकार के मिशन हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि इसमें भी टेस्ट सेक्शन दिया हुआ है और उसके क्या रिजल्ट होते हैं उससे मिलान करना है। तो देखिए, यदि ए सत्य है, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को याद करने वाली है कि लॉजिकल रीजनिंग का जो एक फ्रेम होता है, जैसे कि ए बहुत बड़ा हो गया, ए ई आई ओ, यहाँ पे जो है ए ऑल को डिनोट करता है, ई जो है नो को डिनोट करता है, ओ जो है सम को डिनोट करता है, आई जो है सम को डिनोट करता है और ओ जो है यह सम नॉट को डिनोट करता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो कनेक्शन होता है वो कंट्रेरी कहलाता है और इन दोनों के बीच जो होता है वो सब कंट्रेरी कहलाता है और ए और आई के बीच जो होता है वो सब आल्टर्न कहलाता है। ए आई के बीच सब आल्टर्न कहलाता है और जैसे ये तिरछा वाला आ जाएगा तो कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। तो यहाँ इसी पे बताना है कि कौन सा सही है। यदि ए सत्य है तो फिर क्या होगा, आई जो है, जैसे कि ये वाला जो है आई, यदि ए सत्य है तो आई जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी सत्य हो जाएगा। ठीक है ना। और ई जो है, यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे होगा। तो जब ए जो है सत्य होगा तो क्या होगा, आई वह सत्य होगा लेकिन ई असत्य हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है कि यदि ए सत्य है तो आई सत्य होगा और ई असत्य हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ, ए का ऑप्शन 3 दिया हुआ है। फिर आते हैं बी में, ये बी में क्या ई दिया हुआ, ई को छोड़िए, चलिए आई को लेते हैं। सी वाला ऑप्शन, यदि आई सत्य है तो फिर वो क्या हो जाएगा, ओ जो है ओ उसको डिनोट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ई जो है उसे असत्य घोषित कर दिया जाएगा। फिर अगर हम ऑप्शन डी को लेकर चलें, जिसमें कि ऑप्शन डी को लेकर के चले जिसमें कि वो असत्य दिया हुआ है, तो ई जो है असत्य होगा और ए सत्य हो जाएगा। तो देखिए ई असत्य कहाँ है और ए सत्य कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में। इसी से हम मिलान कर लेंगे, पकड़ लेंगे
कि A का 3 और D का 2, A का 3 और D का 2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? A का 3 D का 2, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यदि A सत्य होता है तो I सत्य है और E असत्य हो जाएगा। यदि E असत्य है, E और I वाला में A और O अनिर्धारित होता है, और यदि O असत्य है तो E असत्य और A सत्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक एक सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण बनाना चाहता है जहां छात्र वास्तविक समय में साझा दस्तावेज में एक दूसरे की मदद से असाइनमेंट तैयार करते हैं। इस उद्देश्य के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त होगा? ठीक है ना। तो इसको ऑप्शन को देखेंगे। पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है कि एक शिक्षक जो है सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण बनाना चाहता है जब छात्र वास्तविक समय में तैयार कर रहे हैं, वास्तविक समय में साझा दस्तावेज, इसी को ध्यान देना है। ये टॉपिक साझा दस्तावेज की बात की जा रही है, तो इसी से आप आंसर तक पहुँचेंगे। तो चलिए देखते हैं। जब यहाँ साझा दस्तावेज की बात करते किसके, अगर आइडिया बोर्ड होगा तो वो नहीं होगा, गूगल डॉक्स हो जाएगा, स्क्रीन कास्ट ऑटोमेटिक नहीं होगा, मीरो नहीं होगा। तो इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गूगल डॉक्स। अगला क्वेश्चन है कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो जो BHU अभी है वो पहले बनारस संस्कृत कॉलेज के नाम से जाना जाता था, तो उसे जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए, बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 में बनारस के तत्कालीन ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रीय भारतीय साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए की थी, जो पारंपरिक भारतीय ग्रंथों में अध्ययन और शिक्षा का केंद्र के रूप में कार्य करता है। कॉलेज ने संस्कृत अध्ययन में रुचि पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान व्यापक शैक्षिक सुधारों में योगदान दिया। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में इस कॉलेज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं कि विच ऑफ फ्लोइंग आर द कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी। ठीक है ना, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यहाँ कोशिश करेंगे पकड़ने का। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी पहला है टीम पेयर, तो यहाँ पे सब टीम, फिशबॉल छोड़िए, फिर है थिंक पेयर, शेयर, जिक्सो है, नंबर, हेड, यहाँ पे टुगेदर। ठीक है ना, यानी ए और ई ये दोनों तो कंपलसरी रूप से होगा ही होगा, तो ऑप्शन में आ जाइए। इसमें ई है तो ए नहीं है, ए है तो ई नहीं है, ए है और ई है, दोनों है, नीचे वाला सिर्फ ई है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ये राइट आंसर है भी। ठीक है, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा, ABCDE। जो भी टीम पेयर सोलो है वह कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी में आता है। फिशबॉल जो ये भी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी में आता है। थिंक पेयर शेयर भी है, वो भी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी में आता है। जिक्सो जो है ये भी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी में आता है। फिर है नंबर, हेड, टुगेदर, ये भी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी में आता है। देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के स्वतः बहुधा अचेतन दूसरी परिस्थिति में अंतरण को क्या कहा जाता है? द ऑटोमेटिक ऑफ्टन अनकॉन्शियस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टू अनदर सिचुएशन इज नोन एज। तो ये लो रोड ट्रांसफ़र के नाम से जाना जाता है। अधिगम के स्वतः बहुधा अचेतन दूसरी परिस्थिति में अंतरण को लो रोड अंतरण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लो रोड अंतरण का अर्थ है कि पहले से सीखे गए ज्ञान या कौशल का उपयोग बिना किसी अचेतन प्रक्रिया के दूसरी परिस्थिति में किया जाता है। यह अक्सर अनजाने में या सहज रूप से होता है, जैसे कि किसी खेल में पहले से सीखे गए शारीरिक कौशल का उपयोग। फिर अब देखेंगे हम कुछ यहाँ पे विश्वविद्यालय दिए गए हैं और उनके स्थापना के क्रोनोलॉजी में सजाना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि भोज मुक्त विश्वविद्यालय, दूसरा है कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, तीसरा है नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, चौथा है नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पाँचवा है यशवंतराव चौहान मुक्त विश्वविद्यालय। तो अगर आप
को पूरा डेट नहीं याद है। यहाँ यूनिवर्सिटी ये हायर एजुकेशन पेपर 1 का एक यूनिट है, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन विश्वविद्यालय की स्थापना से पूछा गया है। इससे पहले जो हम शिफ्ट 1 के इसी दिन के क्वेश्चन एनालिसिस किए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन था, मतलब सेम नहीं था, उसमें भी कुछ विश्वविद्यालय की स्थापना पूछा गया था और इसमें भी कुछ विश्वविद्यालय की स्थापना को क्रोनोलॉजी में सजाने के दे दिया है। तो चलिए देखते हैं कि अगर आप बिहार से होंगे तो पता ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। कब? तो 1987 में। 1987 में नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। उसके बाद जो है सभी विश्वविद्यालय किया गया। इससे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में ही डी को पहले दिया गया है, तो सबसे पहले नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय यहाँ दे रहा है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं एक बार, इसको रट्टा मार लीजिएगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय 1987 में स्थापना हुआ था। यशवंतराव चौहान मुक्त विश्वविद्यालय 1989 में, भोज मुक्त विश्वविद्यालय 1996 में, कर्नाटक मुक्त विश्वविद्यालय 1996 में, नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय 1997 में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये भी MS एक्सेल का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये ICT से आता है, ICT एक यूनिट है पेपर 1 का। तो यहाँ MS एक्सेल का एक क्वेश्चन दिया गया है, जो कि अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड बैकग्राउंड से नहीं है तो काफ़ी मुश्किल है। अदरवाइज़ अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से है तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए इसको हम लोग यहाँ पे स्किप करके चलेंगे, आगे देखेंगे। वास्तविकता, क्वेश्चन नंबर 17। वास्तविकता के अध्ययन के लिए वह दृष्टिकोण जो यह सुझाव देता है कि केवल अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान ही स्वीकार्य है, किस चीज़ को संदर्भित करता है? द अप्रोच टू द स्टडी ऑफ रियलिटी दैट सजेस्ट दैट ओनली नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस एंड सेंस इज एक्सेप्टेबल वो रेफर टू। तो यहाँ पे आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ अनुभव की बात की जा रही है। तो अनुभव किस में बात किया जा रहा है, किस ऑप्शन में है, तो उसको अनुभववाद बोलते हैं, एम्पिरिसिज्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए, अनुभववाद का दृष्टिकोण यह सुझाव देता है कि केवल अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान ही स्वीकार्य है। अनुभववाद एक दार्शनिक मान्यता है जिसके मुताबिक ज्ञान का आधार अनुभव होता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एक साइलोलिज्म का, ठीक है, क्वेश्चन है कि सारे महान वैज्ञानिक महाविद्यालय स्नातक हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। तो महाविद्यालय स्नातक जो है सारे महान वैज्ञानिक जो है वो क्या है, महाविद्यालय स्नातक हैं। सारे महान वैज्ञानिक महाविद्यालय स्नातक हैं, ठीक है। और कुछ पेशे, सारे महान वैज्ञानिक हो गया क्या है, महाविद्यालय स्नातक हैं, ठीक। तो ये उसके अंदर में आ गया। फिर दूसरा है कि कुछ पेशेवर एथलीट महाविद्यालय स्नातक हैं। कुछ पेशेवर एथलीट जो है वह महाविद्यालय स्नातक हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाविद्यालय स्नातक के साथ पेशेवर एथलीट हो जाएगा, पेशेवर एथलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा फिगर बना, तो एक फिगर और एक अलग के साथ अटैच दो फिगर बने, यानी सेकेंड फिगर बना, ठीक है ना। तो एथलीट जो है इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन चलेंगे हम लोग 19 में कि न्याय के अनुसार कारण को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, न्याय के अनुसार जो कारण होता है उसे हम लोग निमित्त कारण कहते हैं, जो उसके अंदर समाहित हो। न्याय जो लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है, इंडियन लॉजिक में आता है ये। तो न्याय के कारण को क्या कहते हैं, निमित्त कारण कहते हैं हम लोग।
न्याय के अनुसार कारण को निमित्त कारण के नाम से भी जाना जाता है। निमित्त कारण का अर्थ कोई साधन या कुशल कारण है, जो कि एक संस्कृत शब्द है। यह समवायक कारण यानी अंतर्निहित कारण और असमवायक यानी गैर अंतर्निहित कारण के साथ 3 प्रमुख प्रकार के कारणों में से एक है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों और विषय के बीच सीधा संपर्क होने से प्राप्त होता है, जो कि त्रुटिहीन और अनिश्चित ज्ञान होता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, ये लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मिलान करना है। तो देखिए फर्स्ट में है लो रोड ट्रांसफ़र, निम्न सड़क स्थानांतरण, हाई रोड ट्रांसफ़र, फिर है फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफ़र, और चौथा है बैकवर्ड रीचिंग ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे उस हिसाब से देखेंगे हम लोग ऑप्शन के हिसाब से। तो पहला जो है निम्न सड़क स्थानांतरण, तो ये एक स्लाइड में नहीं आ पा रहा है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। पहला जो है कि निम्न सड़क संगठन, तो यह जो है सीखी हुई बात का किसी अन्य परिस्थिति में स्वचालित प्रायः अचेतन स्थानांतरण होता है। तो यह प्रायः अचेतन स्थानांतरण होता है और वह स्वचालित होता है। लो धीरे धीरे ये अपना होते जाता है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, सीखी हुई बात के किसी अन्य परिस्थिति में स्वचालित प्रायः अचेतन, यानी ए का 4 होगा। इससे भी आप लोग ऑप्शन छाट सकते हैं, देख लीजिए एक ही ऑप्शन है जहाँ ए का 4 दिया हुआ है, लेकिन चलिए फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन। फिर बी में जो है हाई रोड ट्रांसफ़र है, तो इसका होता है एक स्थिति से दूसरी स्थिति में, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सीखने का स्थानांतरण सचेतन एवं प्रयासपूर्ण अभ्यास है। तो यानी बी का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बी का ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। फिर हम लोग अगला देखेंगे चौथा का अग्रगामी स्थानांतरण यानी फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफ़र। ये सीखने का स्थानांतरण, इसमें यह सोचना शामिल है कि सीखी गई बातों को नई स्थिति में कैसे लागू किया जाए। तो ये हमारा सी का फर्स्ट में दिया हुआ है कि सीखने का स्थानांतरण, इसमें यह सोचना शामिल है कि सीखी गई बातों को नई स्थिति में कैसे लागू किया जाए। आगे बढ़ेंगे, अगला है इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है क्योंकि ये हायर एजुकेशन रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। माप के उस पैमाने की पहचान करें जिसमें पूर्ण शून्य बिंदु है। तो इसमें बताना है कि कौन से उस पैमाने में शून्य बिंदु का उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ छाट सकते हैं कार्डिनल और नॉमिनल में। तो ऑर्डिनल और नॉमिनल तो पढ़े होइएगा, इसमें रैंक दिया जाता है, काउंटिंग किया जाता है, वो तो जी वहाँ पे पूर्ण शून्य नहीं होगा। बता अब इंटरनल और रेशियो में तो ऐसे दिया ही जाता है। इंटरवल, तो इंटरवल में दिया जाता है कि नहीं, तो इसको आप पढ़िएगा। तो इंटरवल बताता है कि इसमें मान के बीच के अंतराल बराबर होते हैं, लेकिन शून्य बिंदु नहीं होता है, ठीक है ना। तो बी भी नहीं होगा, बचा क्या, सी, केवल सी, यानी सी इज राइट आंसर। देखिए यहाँ सबको पढ़ सकते हैं आप कि अनुपात पैमाना, इस पैमाने में शून्य बिंदु वास्तविक होता है और इसका मतलब है कि मापी जा रही चीज़ का कोई भी मान शून्य होने पर वो पूरी तरह से अनुपस्थित होती है। जैसे कि वजन, लंबाई या सामान्य का शुद्ध मतलब है कि वह स्थिति पूरी तरह से नहीं है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाइड वेब कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब है, कौन सा इसमें जो है वह सर्वोत्तम रूप से इसका वर्णन करता है वर्ल्ड वाइड वेब का। पहला इंटरनेट हेतु एक अन्य नाम, एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए अधिगम कंप्यूटर का नेटवर्क, इंटरनेट द्वारा अभिगम अंतः संबंधित हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों की प्रणाली, और चौथा है किसी कंपनी की निजी डिजिटल कार्यस्थान। तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो सोचिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसको राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसी घटना जिसमें किसी शब्द या अवधारणा के संपर्क में आने के बाद उसमें संबंधित जानकारी को याद करना आसान हो जाता है, भले ही व्यक्ति को उस शब्द या अवधारणा की कोई सचेत स्मृति न हो, उसे क्या कहा जाता है। तो इसे ये मेमोरी बेसिस है, इसे प्राइमिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसी घटना जिसमें किसी शब्द या अवधारणा के संपर्क में आने के बाद में उससे संबंधित जानकारी को याद करना आसान हो जाता है,
भले ही व्यक्ति को उस शब्द या अवधारणा की कोई सचेत स्मृति न हो, उसे कहा जाता है प्राइमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मीडिया पर तकनीकी नियंत्रण में विश्वास करता था। तो इसका नाम याद रखिएगा आप लोग, जो मीडिया पर तकनीकी नियंत्रण में विश्वास करता था कि मीडिया जो है वो तकनीकी नियंत्रण में हो जाता है, तो वो हैरोल्ड लॉसवेल थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हैरोल्ड लॉसवेल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 की सिफारिश थी। 1902 में जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना था वो क्या क्या सिफारिश किया था, तो चलिए देखते हैं। पहला जो है शिक्षा की अमेरिकी पद्धति को अपनाना। तो भारत उस समय गुलाम था, तो वो ब्रिटेन का गुलाम था, तो अमेरिका वाला तो यहाँ कुछ वो चाहेगा नहीं हो, ये गलत है। चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना, नहीं भाई, पढ़ने के लिए तो सामान्य विषय में था ही नहीं, तो चिकित्सा तो और दूर की बात हो जाएगी। विश्वविद्यालय शासन का पुनर्गठन, ये सही है। फिर है पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ, बिल्कुल सही है। परीक्षा की पद्धति में भी परिवर्तन हो, ये भी सही है। तो 2 ऊपर का गलत है और बचा क्या, CDE। तो CDE ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में किया गया। इसकी निम्न अनुशंसाएं थी, जिसमें विश्वविद्यालय शासन का पुनर्गठन, पाठ्यक्रम में परिवर्तन एवं परीक्षा पद्धति में परिवर्तन इत्यादि थे। संबद्ध कोलों का पर्यवेक्षण करना, विश्वविद्यालय प्रशासन का गठन, पाठ्यक्रम और परीक्षा में सुधार, उच्च शिक्षा और शोध पर ध्यान देना, अनुदान पर, फेलो और कार्यकाल को बढ़ावा देना, संबद्धता की आवश्यकता, इन सब चीज़ों को सिफारिश किया था। फिर जो है यहाँ पे एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है कि LM आधार M अंक प्रणाली L को जाने पर निम्न अंक को AD के सही आरोही क्रम में पहचान कीजिए। इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो इसके लिए एक अलग लेक्चर क्लास की ज़रूरत होगी, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वो मैं लाऊंगा, इंतज़ार कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, जिसमें बताया गया कि विभिन्न प्रकार के ईंधनों पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाले कालिख उत्सर्जन का न्यूनतम से अधिकतम तक सही क्रम क्या है। तो इसे आप लोग कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है कालिख उत्सर्जन, मतलब सबसे कम कालिख उत्सर्जन कौन करता है, तो आपको पता ही है कि CNG, और उससे भी पहले एक क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन से भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद जो है CNG आएगा। फिर इसके बाद जो पेट्रोल और डीजल में कंपेयर करना हो कि कौन सा कालिख उत्सर्जन करता है कितना, तो पेट्रोल कम करता है और डीजल जो है उस सबसे ज़्यादा करता है। पेट्रोल और डीजल में डीजल ज़्यादा करता है, पेट्रोल कम करता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सबसे कम कालिख उत्सर्जन हाइड्रोजन ऊर्जा ईंधन वाला वाहन करेगा, फिर CNG करेगा, फिर पेट्रोल करेगा, फिर डीजल करेगा सबसे ज़्यादा। चलिए देखते हैं। फिर है एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि इसके लिए कौन सा का एथी दिया गया है। तो देखिए, इसको पकड़ने का बेस्ट उपाय क्या है। इंदौर को KPFTG लिखा जाता है, ठीक है ना। तो चेन्नई को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ इसका फर्स्ट लेटर I है, यहाँ K है, तो I के बाद रीड कीजिए। I के बाद इसका K कितने पे आ रहा है, I के बाद J आएगा, K आएगा, I में 2 ऐड करेंगे K हो जाएगा। फिर N है, N के बाद O और P 2 ऐड करेंगे P हो जाएगा। फिर D के बाद 2 ऐड करेंगे E और F हो जाएगा। O के बाद 2 ऐड करेंगे P और Q हो जाएगा। R के बाद 2 ऐड करेंगे S और T हो जाएगा। E के बाद 2 ऐड करेंगे F और G हो जाएगा। तो ठीक वही रूल 2 ऐड करके अगले लेटर लिखना है, तो चेन्नई के साथ भी होगा। तो चेन्नई में जो है पहला C है, तो 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा D और E, ठीक। इस तरह से 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। फिर H को देखेंगे, तो H में 2 ऐड करेंगे I और J, यानी ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। देखिए 2 ऐड करके हैं। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला प्रसिद्ध केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था, तो आपको ऐसे भी पता होगा कि विक्रमशिला बौद्ध काल में बहुत ही तांत्रिक बौद्ध मत के लिए ये फेमस था।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय तांत्रिक बौद्ध मत का केंद्र था। विक्रमशिला एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था जो प्राचीन भारत में बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित था। यह एक बौद्ध मठ और विश्वविद्यालय था जो 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी में पाल राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। और विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय के साथ पाल राजवंश के दौरान बौद्ध शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों में से एक था। यह विश्वविद्यालय लगभग 400 वर्षों तक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना रहा, जब तक कि बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट नहीं कर दिया। फिर है यहाँ पे मैचिंग है, तो देखेंगे कि पहला में है इंटेंशन दिया, उसका डिस्क्रिप्शन। जैसे सब्जेक्टिव जो है, हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं तो उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको देखना है। तो देखिए कि सब्जेक्टिव जो होता है, फिर यहाँ पे चलिए ऑप्शन से ही देखेंगे। ऑब्जेक्टिव है, फिर कन्वेंशनल है और सिनोनिम्स है। तो यहाँ सबसे आसान छाटना रहेगा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है? पर्यायवाची, यानी पर्यायवाची शब्द तो हम लोग पढ़े होंगे कि शब्द अलग अलग और सामान्य अर्थ होता है। तो यहाँ ऑप्शन 1 पढ़िए कि जब किसी शब्द वाक्यांश को किसी अन्य शब्द या वाक्यांश के संदर्भ में, जब किसी शब्द वाक्यांश को अन्य शब्द या वाक्यांश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है जिसका अर्थ समान हो, दोनों शब्द अलग अलग हो लेकिन उसका अर्थ समान हो, तो वो क्या हो जाएगा? पर्यायवाची हो जाएगा, यानी सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ये डी में जाएगा, यानी डी का 1। इस हिसाब से यहाँ राइट आंसर छांट सकते हैं एक ही ऑप्शन से। एक ही ऑप्शन है जिसमें डी का 1 दिया हुआ है, वो कहाँ पे है? सी इज राइट आंसर। लेकिन चलिए हम सबको पढ़ लेते हैं हम लोग। व्यक्तिपरक जो है वह सब्जेक्टिव होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उन सभी विशेषताओं का समूह जिनके बारे में वक्ता का मानना है कि वस्तु में विद्यमान है। बी में है उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्टिव। यह किसी शब्द के विस्तार में सभी ऑब्जेक्ट द्वारा साझा की गई विशेषताओं का कुल सेट होता है। ऑप्शन सी है पारंपरिक, कन्वेंशनल। वो किसी शब्द या सामान्यतः स्वीकृत आशय है। बाकी पर्याय यानी पर्यायवाची जो आप तो बता ही दिए। फिर अगला मैचिंग है। एक तरफ कोड दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देखिए इनकोडिंग, डिकोडिंग, पॉलीसेमी और लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो है डिकोडिंग वर्ड आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होइएगा। थोड़ा सा भी अगर टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं तो उससे भी यहाँ पकड़ सकते हैं कि डिकोडिंग क्या होता है। तो यह किसी मैसेज को समझने के लिए कोड का उपयोग करने वाली एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो वही होता है कि किसी मैसेज को जो है वह हम लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कहाँ पे वो दिया हुआ है, एक क्या कहलाएगा, वो भाषा प्रणाली कहलाएगा क्या? नहीं, यह कोड का उपयोग करने के मैसेज को समझने में। तो देखिए किस ऑप्शन में वो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है यहाँ पे। डिकोडिंग जो हम बात किए हैं बी का 4 हो जाएगा कि किसी संदेश को समझने के लिए कोड का उपयोग करने की एक प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाते हैं। तो यहाँ पे बी का 4 हो जाएगा। इस एक से भी अगर आपको याद है तो ऑप्शन छाट सकते हैं, क्योंकि चलिए देखिए यहाँ पे बता रहे हैं बी का 4 जो यहाँ पे मात्र एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में। इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम सबको यहाँ पे बता देते हैं आपको। देखिए एनकोडिंग जो है, एनकोडिंग वह किसी विशेष कोड के अनुसार संदेश बनाने की प्रक्रिया है। डिकोडिंग जो है किसी संदेश को समझने के लिए कोड का उपयोग करने की प्रक्रिया है। जबकि पॉलीसेमी जो है वह अनेक अर्थ लाता है। और लैंग्वेज जो है वह एक भाषाई प्रणाली है। फिर आता है कि निम्नलिखित का कालक्रम बताना है, क्रोनोलॉजी। तो देखिए पहला है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, दूसरा है हिप हॉप संगीत, तीसरा है हॉलीवुड, चौथा है हेज कोड और पांचवा है चॉम्स्की प्रोपेगेंडा मॉडल। चॉम्स्की साइंटिस्ट थे, उनका एक प्रोपेगेंडा मॉडल था। तो बताना है इनके सबसे पहले कौन आए हैं, फिर उसके बाद इसको ऐसे क्रोनोलॉजी में सजाना है। तो यहाँ पे अगर एक भी चीज़ पता होगा तो उससे भी पकड़ सकते हैं कि हॉलीवुड जो है वह सबसे पुराना है, यानी सबसे पहले आया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह 1 नंबर पे आता। ठीक है, उसके बाद ही कोई आएगा। तो इससे भी छांट सकते हैं। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सी पहले आ रहा है
वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हॉलीवुड आया। फिर उसके बाद ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन आया, फिर हेज कोड, फिर हिप हॉप संगीत आया, फिर चोमस्की का प्रोपेगेंडा मॉडल आया। देखिए वही। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्थ समानुपाती दिया है और एक का तृतीय समानुपाती बताना है। तो देखिए चतुर्थ समानुपाती कैसे होता है, पहले में जो कह रहे चतुर्थ समानुपाती, तो इसको कर देंगे 4/9 बराबर एक क्या हो गया 12/x, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, ये तो इजी है, यही x चतुर्थ समानुपाती हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे निकालिएगा x का वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 27 आएगा। और फिर 16 और 36 के तृतीय निकालना है, तो तृतीय निकालने का ये नियम होता है कि 16/36 बराबर 36/x। यहाँ पे ये दोनों सेम कर देंगे, तब जाकर नीचे वाला तृतीय हो जाएगा। और यहाँ से भी x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा 81। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि या शोर मापदंडों द्वारा चिन्हित किया जाता है, किस किस के द्वारा किया जाता है। ध्वनि और शोर को मापने का क्या मापदंड है, तो इसमें दिया हुआ है प्रेशर, द्रव्यमान, पावर, शक्ति, क्वालिटी, इंटेंसिटी। तो यहाँ पे क्वालिटी और इंटेंसिटी ये दो तो बिल्कुल होगा ही होगा, ठीक है ना। अब बचा कि प्रेशर, मास और पावर होता है कि नहीं होता है। तो ध्वनि और शोर में प्रेशर होता है, बिल्कुल सही। तो लेकिन इससे भी छाट सकते हैं कि जहाँ पे ADE हो वो राइट आंसर होता है। ADE ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ACDE यही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक मास जो है वह नहीं होगा, बाकी पावर भी होगा, यानी ध्वनि और शोर के मापदंडों में प्रेशर होता है, पावर होता है, क्वालिटी होता है और इंटेंसिटी होता है। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है, दस्तावेज है और उसके सिफारिश किया था वो मिलान करना है। बहुत हायर एजुकेशन का रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए मैकाले मिनट है, वुड डिस्पैच जिसे कहते हैं, डिस्पैच ऑफ 1854 राजा राम मोहन राय का मेमोरेंडम है और लॉर्ड मिंटो का। तो आपको सबसे फेमस यहाँ पे वुड डिस्पैच के बारे में पता होगा कि वुड डिस्पैच क्या था। तो ये वुड डिस्पैच जो है भारत के निवासियों के बीच विज्ञान और ज्ञान यानी पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा में बढ़ोतरी करने के लिए ये सबसे पहला घोषणा पत्र था वुड डिस्पैच, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर इससे भी छाटिएगा तो राइट आंसर पे पहुंच सकते हैं बी का एक। देखिए एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें बी का एक दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन चलिए सबको एक्सप्लेन करते हैं। फिर है मैकाले मिनट। मैकाले मिनट क्या होता है, तो ये प्राच्य शिक्षा संस्थानों को बंद करना इसका उद्देश्य था। वो डिस्पैच तो बता ही दिए। फिर राजा राम मोहन राय आते हैं, तो राजा राम मोहन राय जो है वह कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं। फिर है लॉर्ड मिंटो मिनट। तो लॉर्ड मिंटो मिनट जो है यह नादिया में एक कॉलेज की स्थापना करते हैं। अब चलेंगे, देख लीजिए मैकाले मिनट प्राच्य शिक्षा संस्थानों को बंद करना इसका सिफारिश किया था। डिस्पैच ऑफ 1854 निवासियों के बीच विज्ञान और ज्ञान को बढ़ावा देना। सी जो है कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना। डी जो है लॉर्ड मिंटो नादिया में एक कॉलेज की स्थापना, सही है। अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। एक महिला जो है दक्षिण दिशा में कितना चली, 70 मीटर चली। तो दक्षिण ऐसे ध्यान रखिएगा, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है। तो एक महिला जो है अपने मकान से दक्षिण दिशा में कितना चली, 70 मीटर चली। फिर वो बाएं मुड़ी, इधर चल रही तो बाएं मुड़ेगी तो इधर हो जाएगी, और इधर 30 चली। फिर पुनः उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर मुड़कर 40 चली, ठीक है, 40 चलती है। अब वो मकान की ओर चलती है, अब वो किस दिशा में चलेगी, तो देखिए ये तो 70 है और ये 40 है, तो यहाँ से इसको मकान को ऐसे आना होगा। तो यहाँ से जो शुरू हुआ, यहाँ से ये कौन दिशा हो गया, उत्तर और पश्चिम दिशा हो गया। इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देख लीजिए
चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के विविक्त पदार्थों के साथ संसर्ग रास्ते का प्रारंभ से यानी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथ टू पार्टिकुलेट मैटर एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन। सबसे पहले क्या होता है, लंग्स, फफूस, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ऑर्गन, अंगों की मृत्यु तक, ब्लड, रक्त, इनहेलेशन। तो अगर थोड़ा सा भी विज्ञान पढ़े होइएगा साइंस, तो वहाँ से पकड़ सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, अंतः श्वसन करते हैं, सांस को खींचते हैं, ठीक। तब वो कहाँ जाता है, तब वो हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स से क्या होता है, ब्लड में मिलता है, और ब्लड से अंगों के मृदु तक जाता है, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ऑर्गन तक जाता है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि वह विचार किस नाम से जाना जाता है जिसके अनुसार उसके पहले के बच्चे विश्व में अपनी भूमिका निभाने का कौशल प्राप्त करें। मीडिया बच्चों को दुनिया देखने की अनुमति देता है, ठीक है ना। यह एक तरह का विचार है और बताना है कि वह किस नाम से जाना जाता है जिसके अनुसार इसके पहले कि बच्चे विश्व में अपनी भूमिका निभाने का कौशल प्राप्त करें। मीडिया बच्चे को दुनिया देखने की अनुमति देता है और वह दुनिया दिखाने का अनुभव कराता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अर्ली विंडो कहते हैं, प्रारंभिक वातायन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए, मीडिया द्वारा बच्चों को विविध वास्तविकताओं और विचारों से अवगत कराने की अवधारणा, इससे पहले कि वे अपने स्वयं के रोल प्ले अनुभव के माध्यम से उनमें पूरी तरह से शामिल हो सके या उन्हें समझ सके, प्रारंभिक वातायन यानी अर्ली विंडो के रूप में जाने जाता है। यह अवधारणा बताती है कि मीडिया बच्चों के लिए दुनिया को देखने और नई अवधारणाओं का अनुभव करने के तरीके के रूप में काम कर सकता है। 39 है, जब कोई व्यक्ति रेटिंग स्केल पर लगभग हर आइटम पर एक ही तरह से प्रतिक्रिया करता है तो यह उत्तरदाता में से किस में संलग्न है। अगर आप रेटिंग दे रहे हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट का, और सबको आप एकदम एक बराबर में 3 स्टार 3 स्टार 3 स्टार 3 स्टार देते जा रहे हैं, तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। कि कौन सा, मान लेते हैं सबको 3 स्टार ही दे रहे हैं, तो हो सकता है कोई 4 स्टार के लायक हो, कोई 2 स्टार के लायक हो, लेकिन सबको आप एक ही तरह दे रहे हैं, तो वो नॉन डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, गैर भेदभाव हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको चलिए फॉर्मूला वे से देख लेते हैं। यहाँ पे 0.96 है, 0.1 है, यहाँ भी 0.96 है, फिर 0.1 है, फिर दोनों में अप्लाई है। तो यहाँ a इक्वल टू 0.96 मान लेते हैं और b इक्वल टू 0.1 मान लेते हैं। तो ये एक फार्मूला हो दिख रहा है हमको, ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी ये फार्मूला आता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो देख लीजिएगा आप, ऊपर में जब ए क्यू माइनस बी क्यू रहे तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए माइनस बी, यानी ए में से बी को हटा दीजिए, उतना क्यू करके फिर जोड़ने का, भाग देने का ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.96 में से 0.96 में से 0.1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6, ये 8 और ये पॉइंट और ये 0.86 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ये देखने में ही लग रहा है कि स्क्वायर और क्यू है, तो 1 जो है वह 1 का क्यू है, 1 का क्यू करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, ठीक है। फिर है 3 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 का अगर क्यू करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो देख रहे हैं एक ठो क्यू कर रहा है तो अगला स्क्वायर कर रहा है, फिर क्यूब कर रहा है, फिर स्क्वायर कर रहा है, फिर क्यूब कर रहा है, तो ये क्रम चलता रहेगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आएगा, और 6 का क्या हो जाएगा, क्यू हो चुका है 5 का, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 छक 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन डब्ल्यू जेम्स पॉटर द्वारा सूचीबद्ध व्यवहारित हिंसा के संदर्भित चर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला है भौतिकवाद, दूसरा है धार्मिक प्रवृत्ति, तीसरा है रिवार्ड या पुरस्कार, चौथा है मीडिया चरित्रों के साथ तादात्म्य और पांचवा है मोटिव यानी उद्देश्य है। तो डब्ल्यू जेम्स पॉटर के अनुसार यहाँ पे पूछा जा रहा है, डब्ल्यू जेम्स पॉटर द्वारा जो व्यवहारित हिंसा का संदर्भित चर है वह है रिवार्ड है, फिर मीडिया चरित्रों के साथ तादात्म्य में स्थापित करना भी है और एक मोटिव भी है। तो CDE ऑप्शन नंबर डी में है, इसका राइट आंसर जो है। इसमें भौतिकवाद नहीं आता है, धार्मिक प्रवृत्ति नहीं आता है। देखिए पढ़ लेते हैं। पुरस्कार मीडिया चरित्रों के साथ तादात्म्य एवं उद्देश्य डब्ल्यू जेम्स पॉटर द्वारा सूचीबद्ध व्यवहारित हिंसा के संदर्भित चर है। ये चर उस संदर्भ का वर्णन करते हैं जिनमें मीडिया के भीतर हिंसा प्रस्तुत की जाती है, जो कि दर्शकों को प्रभावित करता है कि वे कैसे चरित्रित हिंसक कृत्यों की व्याख्या करते हैं और संभावित रूप से उनका अनुकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन से जल की गुणवत्ता के भौतिक प्राचाल है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। चलिए बताते हैं कि ये फिजिकल पैरामीटर ऑफ वाटर क्वालिटी पूछ रहे हैं, ठीक है ना। वाटर क्वालिटी के फिजिकल पैरामीटर, तो pH जो है वो केमिकल पैरामीटर में आता है, pH जो है केमिकल पैरामीटर में आता है, तो ये तो होगा नहीं, पहले ही कट गया B, तो जहाँ जहाँ B होगा वो नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन B नहीं होगा। अब उसके बाद जो है फिर अगर C टेम्परेचर है, ठीक है, फिर है टर्बिडिटी गंदा माने अविलेता, और तीसरा है TSS हार्डनेस जो है कठोरता जो है वह फिजिकल पैरामीटर में नहीं आता, ये भी केमिकल पैरामीटर आता है। रासायनिकता के कारण कठोरता आती, जल की कठोरता बढ़ती है, किसके कारण ये तो पता ही होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें तापमान, अविलेता और TSS ये तीनों जो है फिजिकल पैरामीटर ऑफ वाटर क्वालिटी हैं। देखिए, जल की गुणवत्ता का भौतिक प्राचाल वे पैरामीटर है जो जल की भौतिक विशेषताओं का वर्णन करते हैं, जैसे कि रंग, स्वाद, गंध, तापमान, मैलापन, ठोस पदार्थ, चालकता और लवणता। चलिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हम स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित के सम्मेलन, प्रस्तुति, संदर्भ लेखन की EPA शैली और उनके प्रकट होने का सही कालानुक्रम। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है, नेट पास कर जाते हैं, उसके बाद अगर आप PhD करने जाते तो वहाँ पे भी इसको ज़रूरत पड़ता है। EPA शैली और एक ठो शैली है MLA शैली, MLA शैली, इन दोनों शैली को समझना होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है क्या कि EPA शैली के बारे में। तो EPA शैली के बारे में सबसे पहले क्या होता है, लेखक का अंतिम नाम यानी लेखक का उपनाम जो होता है सरनेम वो हो जाएगा, यानी C नंबर सबसे पहले आ जाएगा। फिर है पब्लिकेशन का वर्ष कौन सा होता है, किस वर्ष में पब्लिश हुआ, तो वो आ जाएगा 2 नंबर पे। फिर है उसके बाद कि किस कॉन्फ्रेंस में, उसके सम्मेलन में हुआ, तो उसका नाम देना पड़ता है, तो वो 3 हो जाएगा। और किस पब्लिकेशन से हुआ उसका नाम देना पड़ता है, जगह का नाम, तो ये 4 नंबर पे देना पड़ेगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, C यानी लेखक का उपनाम आएगा, फिर उसके बाद प्रस्तुति का वर्ष आएगा, फिर इसके बाद सम्मेलन का नाम आएगा, फिर लास्ट में सम्मेलन का स्थान देते। ये EPA शैली के अकॉर्डिंग है। आगे MLA शैली भी पढ़ना है। आप देखिए आते हैं कि पैसेज पैराग्राफ में, तो ये काफ़ी इजी होता है, इसको पढ़ सकते हैं और 5 क्वेश्चन का आंसर इजीली आप लोग कर सकते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आने वाले जून सेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको यहाँ पे हर मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अभी हम लोग पेपर 1 के क्वालिटी बेस्ड कंटेंट पे चर्चा कर रहे हैं, और आने वाले अगले शिफ्ट में भी देखने को मिलेगा आपको। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।